फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक का पॉलिटी का राष्ट्रपति चैप्टर से 100 एमसीक्यू। इसमें सभी क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित है। 100 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आप इसको कर लेते हैं तो राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। तो सभी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है, जितने सारे परीक्षा में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, एजुकेशन ट्यूब बाय प्रजापति कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो जब हम अपने राष्ट्रपति की तुलना करते हैं तो किसे सर्वाधिक करना उचित होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह ब्रिटेन के सम्राट से उसकी तुलना करना सर्वाधिक उचित होगा। तो राइट आंसर होगा सी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। इसमें आसान से आसान और भारी से भारी 100 क्वेश्चन है। शुरू में आपको आसान लगेंगे, लेकिन हमने कुछ टफ क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए लास्ट में। शुरू से अंत तक देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसमें राइट ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य का प्रधान होता है। राज्य मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं, राज्य का मतलब यहाँ पर होगा देश, यानी कि पूरे देश का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो तीनों सेना जो हमारे हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसका सुप्रीम कमांडर जो होता है वह होता है राष्ट्रपति, यानी ए इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति होता है, कैसा होता है? भारत का वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, डी बहुमत दल का नेता होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य का संवैधानिक यानी अध्यक्ष होता है। यानी राज्य मतलब यहाँ पर देश की बात होती है, यानी नेशन का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एजुकेशन ट्यूब बाय प्रजापति कुमार, आपको यहाँ पे लोगो इस तरह से मिलेगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना का तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ए होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं? वह भारत का नागरिक हो, ये आवश्यक है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी शर्त है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, उसको ये होने की जरूरत नहीं होता है सदन का सदस्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा डी। हमको पूछ रहा है कि योग्यता नहीं है, तो संसद का सदन होना यह जरूरी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष का होना चाहिए मिनिमम। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं।
तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा अभी तक लिमिट नहीं है। तो अपर एज इसका कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो ये भी उसकी अनगिनत सीमा है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई नहीं। तो कोई सीमा नहीं है। कोई एक व्यक्ति एक से अधिक बार भी बन सकता है, जितनी बार वह इलेक्ट होता है। तो यहाँ पर संविधान में अपर एज की सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, और कितनी बार बनने का टर्म है ये भी नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो है टर्म है कि एक व्यक्ति 2 बार से अपने जीवन में अधिक बार प्रेसिडेंट के पोस्ट पर नहीं बन सकते। भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से मनोनयन द्वारा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, डीन ऑप्शन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु ये पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो वह उच्चतम न्यायालय उसका निगरानी करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10, 20, 50, 50, 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50-50 होना चाहिए। 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए कम से कम। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? वह भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो कर चुका हो, ये भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ये भी है। यहाँ पर पूछ रहा है डी में है कोई लाभ पद ग्रहण किए हो, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है वह किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो किया जाता है वह किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, सांसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वह उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? 55, 67, 68, 69, 71। यानी कि इसमें जो है तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, यानी 14 दिन का समय मिलता है राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार करने के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो सभी को पता है 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54, 56, 57, 58। तो यह अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। यहाँ पर गलत हो जाएगा, विधान परिषदों के सदस्य
की आवश्यकता नहीं होती है राष्ट्रपति चुनाव में। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और सी में देखें तो सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी देखें तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इसलिए नहीं होगा कि यहां पर सिर्फ संसद की बात कर रहे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की बात नहीं किया, तो इसलिए डी गलत हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है सही, तो देखें सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो, ये बात सही है। दूसरी बात है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, ये भी सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है, और यहाँ पर सही, ये भी सही है। और पूछ रहा है कि सही नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई वाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई शुरू की जा सकती है किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा शुरुआत की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी कार्यकाल जो है पूर्ण होने से पहले की बात हो रहा है यहाँ पर। अगर हम चाहें तो राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है उनके पद से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो यहाँ पर होगा 14 दिन बोलिए या 2 सप्ताह। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ए ऑप्शन में सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3,
सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 38 का हो जाएगा ए। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन महाभियोग द्वारा ही पूछा जा रहा है, तो आप महाभियोग को पूरी तरह से याद ही कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर दूं तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये कथन इसमें से दोषपूर्ण नहीं है, और यह प्रक्रिया में कौन सा दोषपूर्ण नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी ए, बी, डी ऑप्शन जो है सही है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो वह अनुच्छेद है कौन सा, 58, 60, 66, 70। तो उसका अनुच्छेद है 60, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ लेगा उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो शपथ लेगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ लेगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र, यानी न्याय पत्र यहाँ पे नहीं होगा, त्याग पत्र होगा यहाँ पे। त्याग पत्र जो होगा उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायवादी को। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो उसका संविधान में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करता है, तो उपराष्ट्रपति जो 5 वर्ष, 5 या 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह। तो मैक्सिमम उपराष्ट्रपति जो है 6 माह राष्ट्रपति की पद पर कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे राष्ट्रपति से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ज्ञानी जैल सिंह जो था
यह उपराष्ट्रपति नहीं बने थे और बाकी सभी वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति का ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी। तो यानी कि पहला राष्ट्रपति होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद होता है जाकिर हुसैन, उसके बाद होता है वीवी गिरी। तो 53 का आंसर हो जाएगा। वीवी गिरी जो थे वो चौथे राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो सबसे लंबे समय तक 2 टर्म रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी जो थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। तो सर्वसम्मति से यानी निर्दलीय चुना गया था डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी राजगोपालचारी। तो भारत का राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहा है तो वह रहा है सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म रहा था प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, 54, 55, 57। तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, एन नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष। तो इसका राष्ट्रपति इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सेना का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यानी क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति नहीं करता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वह इलेक्ट होकर के ही चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत का राष्ट्रपति जो है इन सभी का नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो योजना आयोग को जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है।
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं, तो भारत के राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो यह दिया गया है राष्ट्रपति को, किसी भी अभियुक्त की जो है फांसी या सजा को कम करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10, 12। तो टोटल सदस्यों को जो है राष्ट्रपति 14, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो टोटल 14 हो गया। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो इनमें से बी होगा कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त को, किस सभी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, किसका काम है? प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, लोकसभा अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा देता है संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, डी कभी नहीं। तो हमारे देश में आर्थिक संकट यानी वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र गटकर, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी जो है यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, धन विधेयक। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेबी वीटो का, निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व समवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति जो है संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो वह राज्य सूची पर जारी नहीं करेगा, बाकी समवर्ती सूची व संघीय सूची पर जारी कर सकता है अध्यादेश। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब केवल राज्यसभा ही एक सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, सी है जब दोनों सदन का जो दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है
किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों सदन सत्र में होगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के अधिकार हैं कि वह उसे संशोधित कर सकता है और स्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो सकता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एवं दोनों में, ना तो ए ना तो बी। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? तो करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, सी हो जाएगा इसका ए और बी, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति को है कि वह मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है। अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो अप्रत्याशित व्ययों के लिए राष्ट्रपति जो है वह आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ए ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये अधिकार राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का ये अधिकार उसके पास नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। बी है एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। तीसरा है एक सदन द्वारा विधेयक के प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में, तो राष्ट्रपति यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। 96 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, 86, 101। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74, 74A। 97 में युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 99 क्वेश्चन, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।